दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, अच्छी, मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डब्बूज सॉन्ग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? के डब्बू के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है, और जब किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ जब हम कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है का की के। डब्बूज सॉन्ग क्या मतलब हुआ कि डब्बू का गाना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ वॉशरमैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का अर्थ, लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस एक बार, देयर लिव्ड आ वॉशरमैन। वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी। एक बार एक धोबी रहता था। ही हैड आ डोंकी नेम्ड डब्बू। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ भी वस्तु थी या कोई भी चीज़ थी या कुछ भी था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और नेम्ड का मतलब था नामक। क्या अर्थ हुआ? ही हैड आ डोंकी नेम्ड डब्बू। उसका एक डब्बू नामक गधा था, या कह सकते हैं कि उसके पास एक डब्बू नामक गधा था। डब्बू वुड वर्क हार्ड द होल डे लॉन्ग बट द वॉशरमैन गेव हिम वेरी लिटिल फूड टू ईट एज ही कुड अफोर्ड दैट ओनली। क्या अर्थ हो दोस्तों? ये बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, इस वाक्य में वुड का इस्तेमाल किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वुड का यूज़ पास्ट के वाक्यों में किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को करता था, तो ऐसे वाक्यों में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और आप इस शब्द को भी, इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लें दोस्तों। वर्क हार्ड, WOR के वर्क मतलब होता है मेहनत, और वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। वैसे जो वर्क है, वर्क का मतलब काम करना होता है, जो कि एक वर्ब है। और वर्क हार्ड का मतलब हो गया मेहनत करना। तो क्या अर्थ हुआ? डब्बू वुड वर्क हार्ड द होल डे लॉन्ग। क्या अर्थ हुआ कि डब्बू होल डे लॉन्ग मतलब कि पूरा दिन मेहनत करता। बट द वॉशरमैन गेव हिम वेरी लिटिल फूड टू ईट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव का मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। बट लेकिन द वॉशरमैन गेव हिम वेरी लिटिल फूड टू ईट। लेकिन धोबी उसे बहुत थोड़ा खाना खाने के लिए देता था। एज क्योंकि ही कुड अफोर्ड दैट ओनली, क्योंकि वह सिर्फ उतना ही अफोर्ड कर सकता था। और दोस्तों, अफोर्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि डब्बू पूरा दिन मेहनत करता, परिश्रम करता, लेकिन जो धोबी था वो उसको बहुत ही थोड़ा भोजन खाने के लिए देता, क्योंकि वह उतना ही अफोर्ड कर सकता था। चलिए आगे देखिए। सो डब्बू वॉज ग्रोइंग वीकर डे बाई डे।
दोस्तों ग्रो का मतलब ऑन होना, बढ़ना होता है। उसके अलावा ग्रो का इस्तेमाल किसी भी एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ग्रो वीक का मतलब होता है, ग्रो वीकर मतलब कमज़ोर होना। और ये वीक की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। जैसा आप जानते हैं, जो कई ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे वीक मतलब कमज़ोर, और वीकर फिर वीकेस्ट, तो ये सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए डब्बू वॉज ग्रोइंग वीकर डे बाई डे, इसलिए डब्बू दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा था। द वॉशरमैन गॉट वेरी वरीड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसे आपको सीखना चाहिए। ये जो वरीड है, WORRID, वरीड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। हालांकि यदि आप इस एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आपको किसी भी सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना होगा। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे वह चिंतित है, ही इज़ वरीड, वह चिंतित था, ही वॉज वरीड। तो आप जब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाएंगे तब आपको कोई भी सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जब आप इसको एक वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया। तो इसे आप नोट कर लें, गेट वरीड का अर्थ होता है चिंतित होना। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गॉट वरीड। तो इसका क्या अर्थ निकला? द वॉशरमैन गॉट वेरी वरीड। धोबी बहुत चिंतित हो गया। ही थॉट ऑफ एन आइडिया, उसे एक विचार सूझा, या कह सकता हूँ उसे एक विचार आया। ये थिंक की सेकंड में थॉट, उसे एक विचार सूझा, उसे एक विचार आया। ही डिसाइडेड टू लीव डब्बू फ्री एट नाइट टू रोम इन द विलेज फील्ड्स सो दैट ही कुड ईट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। क्या अर्थ हुआ? ही डिसाइडेड टू लीव डब्बू फ्री एट नाइट टू रोम। दोस्तों ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और इस वाक्य में दोस्तों दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो कई ऐसे वाक्य होंगे जहाँ पर दो वर्ब या फिर तीन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्यों में हमें क्या करना होता है कि जो पहली वर्ब है उसके बाद हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और उसके बाद जो अगली वर्ब है उसको हमें मेंशन करना होता है। और टू के बाद याद रखें हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ? ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड का मतलब फैसला करना, तय करना या फिर निर्णय करना, इसको कुछ भी कह सकते हैं। उसने फैसला किया या कह सकते हैं उसने निर्णय किया। टू लीव डब्बू को छोड़ने का, फ्री आज़ाद छोड़ने का, फ्री मतलब आज़ाद स्वतंत्र छोड़ने का। एट नाइट रात को। टू रोम घूमने के लिए। इन द विलेज फील्ड्स गांव के खेतों में। सो दैट ताकि। ही कुड ईट वह खा सके। टू हिज हार्ट्स कंटेंट। हार्ट्स कंटेंट मतलब कि ताकि वो जी भर खा सके, जी भर के खा सके। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही डिसाइडेड टू लीव डब्बू फ्री एट नाइट टू रोम इन द विलेज फील्ड्स सो दैट ही कुड ईट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। उसने डब्बू को रात के समय फ्री छोड़ने का, आज़ाद छोड़ने का फैसला किया कि वो ताकि गांव के जो इन द विलेज फील्ड गांव के खेतों में, ताकि ही कुड ईट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ताकि वह जी भर कर खा सके। चलिए आगे देखिए। Washerman. One night when Dabbu was roaming in the village, he met a jackal named चमेली। वन नाइट मतलब एक रात। when Dabbu was roaming in the village। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आए, तो ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। और रोम का मतलब है घूमना। तो क्या अर्थ हुआ? वन नाइट एक रात। वैन जब। डब्बू वॉज रोमिंग इन द विलेज
जब डब्बू गांव में घूम रहा था, ही मैट अ जैकल नेम्ड चमेली। और ये भी दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। मीट का मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मैट, और जैकल मतलब सियार। वह एक सियार से मिला, नेम्ड चमेली, चमेली नामक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक रात जब डब्बू गांव में घूम रहा था, वह एक चमेली नामक सियार से मिला। Soon they started talking and became good friends. Soon they started talking. दोस्तों यहाँ started के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया मौजूद हो, तो जैसे मान लीजिए वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा, इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तब हमें दे का यूज़ करना होता है। और जैसा हमने यहाँ कहानी में देखा कि दो के बारे में बात हो रही है, गधे और उस चमेली नामक जो सियार है उसके बारे में, इसलिए यहाँ पर दे का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, सून जल्दी ही, दे स्टार्टेड टॉकिंग जल्दी ही वह बातें करने लगे, एंड बिकेम गुड फ्रेंड्स और अच्छे दोस्त बन गए। बिकम मतलब बनना और ये सेकंड फॉर्म है, एंड बिकेम गुड फ्रेंड्स और अच्छे दोस्त बन गए। एज क्योंकि बोथ द फ्रेंड्स वर वॉन्डरिंग इन द विलेज। और दोस्तों वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर आवारागर्दी करना, इधर उधर भटकना। आवारा भटकने को वॉन्डर कहा जाता है और ये फोर्थ फॉर्म है। और देखिए यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है, और वर का ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाएंगे और वहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तब हमें वर का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, एज जैसे कि बोथ द फ्रेंड्स वर वॉन्डरिंग इन द विलेज, जैसे कि दोनों दोस्त गाँव में भटक रहे थे, आवारागर्दी कर रहे थे, घूम रहे थे। दे केम अपॉन अ लार्ज फील्ड, वह एक बड़े खेत पर आए। वेयर जूसी एंड लार्ज पम्पकिन्स ग्रू, जहाँ पर रसीले और बड़े जो पम्पकिन्स थे, मतलब कि जो कद्दू थे, ग्रू वो उगे हुए थे। डब्बू एंड चमेली एंटर्ड द फील्ड, एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है और ये सेकंड फॉर्म है। डब्बू एंड चमेली एंटर्ड द फील्ड, डब्बू और चमेली ने फील्ड मतलब कि खेत में प्रवेश किया। एंड एट टू देयर फिल, और उन्होंने जी भरकर खाया। देन दे सैड गुड बाय टू ईच अदर, फिर उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय कहा, एंड मतलब कि अलविदा कहा। एंड रिटर्न्ड टू देयर होम्स, देयर मतलब अपने, उनके, और अपने अपने घरों को लौट आए। चलिए आगे देखिए। नाउ इट बिकेम आर डेली रूटीन। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम। नाउ इट बिकेम अ डेली रूटीन, अब ये एक डेली रूटीन मतलब अभी एक दिनचर्या बन गई। बोथ द फ्रेंड्स वुड मीट ईच अदर एट नाइट, दोनों दोस्त रात को एक दूसरे से मिलते। एंड इन्जॉय ए लॉट, और बहुत ज़्यादा आनंद करते। चलिए आगे देखिए। दे वुड एंटर द फील्ड ऑफ पम्पकिन्स एंड इन्जॉय ईटिंग दैम। क्या अर्थ हुआ, दे वुड एंटर द फील्ड ऑफ पम्पकिन्स मतलब वह कद्दू के खेतों में खेत में प्रवेश करते एंड इन्जॉय ईटिंग दैम, और उनको खाकर वो आनंद करते। आगे देखिए। वन नाइट आफ्टर ईटिंग द पम्पकिन्स डब्बू सेड टू चमेली, चमेली लुक द नाइट इज सो ब्यूटीफुल, आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली। क्या अर्थ हुआ कि वन नाइट एक रात, आफ्टर ईटिंग द पम्पकिन्स मतलब कि कद्दू खाने के बाद, कद्दूओं को खाने के बाद, डब्बू सेड टू चमेली, डब्बू ने चमेली से कहा, चमेली लुक देखो, द नाइट इज़ सो ब्यूटीफुल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा कि चमेली देखो, द नाइट इज़ वेरी सो ब्यूटीफुल, रात बहुत सुंदर है। आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली, मेरा ज़ोर से गाने का मन हो रहा है, या मेरा ज़ोर से गाने का मन करता है। फील लाइक का मतलब होता है किसी काम को करने का मन होना। तो उसने क्या कहा, आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली, मेरा ज़ोर से गाने का मन करता है। आगे देखिए।
चमेली हु वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट सेड टू डब्बू। क्या अर्थ हुआ? चमेली ही वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया और यहाँ पर दो एडजेक्टिव को यूज़ किया गया। क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब चालाक और इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हु का यूज़ किया गया है। हु एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके अलावा ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और इसे रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर इसको एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि चमेली हु वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट मतलब कि जो बहुत चालाक और बुद्धिमान थी, सेड टू डब्बू उसने डब्बू से कहा, डब्बू व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, यू शुड नॉट डू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दोस्तों इस वाक्य में देखिए शुड का इस्तेमाल किया गया, साथ में नोट है। और शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर हम किसी व्यक्ति को कोई सलाह या फिर सुझाव देंगे तो तब हमें शुड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या सलाह दी, यू शुड नॉट डू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। योर वॉइस विल अट्रैक्ट द वॉचमैन ऑफ द फील्ड एंड दे विल लैश अस बैडली। तो उसने क्या कहा, योर वॉइस विल अट्रैक्ट द वॉचमैन। और दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। ऐसे वाक्य जहाँ पर वाक्यों के टेल पर गा गेगी आए, ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों में विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है ATTRACT अट्रैक्ट, और इसका मतलब होता है आकर्षित करना। तो उसने क्या कहा कि योर वॉइस आपकी आवाज़ विल अट्रैक्ट आकर्षित करेगी द वॉचमैन चौकीदारों को ऑफ द फील्ड खेत के चौकीदारों को आकर्षित करेगी एंड दे विल लैश अस बैडली, और लैश मतलब पीटना, और वह हमें बुरी तरह पीटेंगे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, तो उसने क्या कहा कि आपकी आवाज़ चौकीदारों को आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और मतलब खेत के चौकीदारों को आकर्षित करेगी एंड दे विल लैश अस बैडली, और वो हमें बुरी तरह पीटेंगे। आगे देखिए, नो चमेली नहीं चमेली, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वुड हैपन। तो उसने क्या कहा कि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और दोस्तों ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर एम का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। जब आई सब्जेक्ट होगा तो आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में। और श्योर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में निश्चिंत होना। तो उसने क्या कहा, आई एम श्योर अबाउट इट, मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, सैड डब्बू, डब्बू ने कहा। आगे देखिए, चमेली गॉट वेरी वरीड। और दोस्तों ये भी हमारा जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो गेट वरीड मतलब चिंतित होना, और ये सेकंड फॉर्म है। चमेली गॉट वेरी वरीड, चमेली बहुत चिंतित हो गई। शी सैड, उसने कहा, डब्बू योर वॉइस इज़ नॉट सो गुड। उसने क्या कहा कि डब्बू योर वॉइस इज़ नॉट सो गुड, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्लीज़ ड्रॉप दिस आइडिया, ड्रॉप का मतलब छोड़ देना, कृपया इस विचार को छोड़ दो। लेट अस गो होम, चलो आओ हम घर चलें। चलिए, तो दोस्तों ये थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है और मैं सोचता हूँ आज मैं इसे यहीं तक रखता हूँ, और कल मैं कोशिश करूँगा कि जो इसका सेकंड पार्ट है वो बना के अपलोड करूँ, और अगले सेकंड पार्ट है फिर हमें पता चलेगा कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप इस कहानी का अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।